तो छात्रों, हम भाषा अध्ययन, व्याकरण विभाग का जो घटक है शुद्ध लेखन, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो शुद्ध लेखन में होने वाले जो कारण है, गलतियां होने वाले जो कारण है, ये हम देख रहे हैं। कल हमने देखा है कि हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे गलतियां होती है, वर्तन की भूल से गलतियां होती है, भ्रमित करने वाले शब्दों से भी गलतियां होती है। इसका अध्ययन हमने कल किया है। तो आज हम जो चौथा कारण है वह अर्थभेद से होने वाली गलतियां। तो अर्थभेद हिंदी तथा गुजराती आदि प्रांतीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में बड़ा अंतर होता है। इसका अगर छात्रों को ज्ञान नहीं होता तो वाक्य रचना अशुद्ध होती है। तो हिंदी और गुजराती भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं ये समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में क्या होता है? अंतर होता है। इसका ज्ञान अगर छात्रों को नहीं होता तो वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वह कलाई पर घड़ियाल बांधता है। वह कलाई पर घड़ियाल बांधता है। वह कलाई पर घड़ियाल बांधता है, ये उदाहरण। तो इस उदाहरण में गुजराती और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द आता है, लेकिन हिंदी भाषा में उसका अर्थ अलग है और गुजराती भाषा में उसका अर्थ कैसे अलग है। वह शब्द कौन सा है? वह शब्द है घड़ियाल। और साथ ध्यान दीजिए, घड़ियाल। तो हिंदी भाषा में घड़ियाल का अर्थ एक जलचर प्राणी, एक जलचर प्राणी, जिसे मराठी में हम मगर कहते हैं। मगर को हिंदी में क्या कहा जाता है? घड़ियाल। तो ये जो घड़ियाल शब्द है ये गुजराती भाषा में भी है और हिंदी भाषा में, लेकिन उनके अर्थों में क्या है? भिन्नता है। तो हिंदी भाषा में घड़ियाल का अर्थ क्या होता है? एक जलचर प्राणी, जिसे मगर। तो इस वाक्य का अगर हमने अर्थ लिया तो शब्द से अर्थ क्या होता है? वह कलाई पर घड़ियाल यानी मगर होता है। मगर होता है, मगर बांधी जाती है क्या? नहीं। और गुजराती भाषा में घड़ियाल का अर्थ घड़ी होती है। घड़ी यानी जो हाथों पर बांधी जाती है उसको घड़ी। तो ये अर्थों में इतनी भिन्नता है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान न होने की वजह से हमारी वाक्य रचना अशुद्ध होती है। तो उत्तर के रूप में उत्तर कैसे लिखना चाहिए? वह कलाई पर घड़ी बांधता है। घड़ी बांधता है। तो मैंने इस अशुद्ध शब्द को, घड़ियाल अशुद्ध शब्द को मैंने शुद्ध किया है। उसके नीचे रेखांकन, अधोरेखांकन करना आवश्यक है। तो इस तरह से अगर हमने उत्तर लिखे तो हमें पूर्णांक मिल सकते। दूसरा उदाहरण देखेंगे। वह घंटी से आटा पिसाने गया। आटा पिसाने गया। उदाहरण को
ध्यान से पढ़ लीजिए, वो घंटी से आटा पिसाने गए। यहां पर एक ऐसा शब्द आ गया जो हिंदी और गुजराती भाषा में भी मौजूद है, लेकिन उनके अर्थों में काफी भेद है, अंतर है। वह शब्द है घंटी। तो हिंदी भाषा में घंटी का अर्थ होता है बेल। बेल में वो बजाई जाती है, उसे बेल कहा जाता है। हिंदी भाषा में घंटी का अर्थ क्या होता है? बेल। गुजराती भाषा में घंटी का अर्थ होता है, घंटी में चक्की, जहां आटा पिसाया जाता है, उसे चक्की कहा जाता है। तो उत्तर के रूप में हमें उत्तर कैसे लिखना है? वह चक्की से आटा पिसाने गया। तो मैंने यहां पर शब्द को शुद्ध किया। घंटी, घंटी का हिंदी में अलग अर्थ, गुजराती भाषा में भी अलग अर्थ। तो हिंदी भाषा में उत्तर लिखना है, तो हिंदी भाषा में घंटी का अर्थ क्या होता है? बेल होता है। तो हम बेल से आटा पिसा कर लाते हैं क्या? नहीं। तो उसकी जगह कौन सा शब्द होना चाहिए? चक्की। तो इस प्रकार अर्थ के भेद से भी शुद्ध लेखन में गलती होती है। पांचवा कारण नंबर 5, शुद्ध लेखन में होने वाली कौन से कारण सोचिए। देखिए, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करने से होने वाली गलतियां। मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करने से, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करने से होने वाली गलतियां। तो मातृभाषा का हर एक व्यक्ति और हर एक आदमी पर प्रभाव होता है। तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय कुछ छात्र अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमारी मातृभाषा कौन से? मराठी है। तो मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य रचना कैसी होती है? अशुद्ध होती है। तो कुछ छात्रों की गलती है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय कुछ छात्र क्या करते हैं? हिंदी की जगह मराठी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये गलती किस तरह से होती है? उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, ये उदाहरण। तो छात्रों, इस उदाहरण में एक मराठी शब्द आ रहा है, एक मराठी शब्द का प्रयोग किया, जानबूझकर मैंने एक मराठी शब्द का प्रयोग किया है। वो मराठी शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है भूख, ये मराठी शब्द। तो हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में मुझे भूख लगी है, भूख, भूख का मराठी, भूख एक हिंदी शब्द है। इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? तो दूसरे उदाहरण में भी एक मराठी शब्द आ रहा है। वो मराठी शब्द कौन सा है? हाथ। तो हिंदी भाषा में हाथ शब्द कैसे लिखा जाता है? उदाहरण तो देखेंगे, तुम्हारे हाथों में क्या है?
इस तरह से हमें मराठी शब्दों को टालकर हिंदी शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र के उत्तर लिखते समय अगर मराठी भाषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी वाक्य रचना अशुद्ध बनेगी। तीसरा उदाहरण, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस उदाहरण में एक मराठी शब्द आ गया। मराठी शब्द कौन सा है? मदद। तो ये मराठी शब्द है, तो हिंदी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहां पर मदद ये मराठी शब्द है और मदद ये शब्द हिंदी शब्द है। और एक उदाहरण देखेंगे हम, वह बहुत मुश्किल सवाल है। सवाल है। तो छात्रों, इस उदाहरण में भी एक मराठी शब्द आ गया है, उच्चार हम वैसा ही करते हैं, लेकिन वह शब्द मराठी है, वह शब्द है बहुत। तो उत्तर लिखते समय वह बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। तो इस प्रकार मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करने से शुद्ध लेखन में गलतियां होती है, अशुद्धियां होती है। तो उसे टालने के लिए हमें हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते समय हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है, जरूरी है। ये जो शब्द होते हैं मदद, बहुत, इसकी ओर हमारा ध्यान होना आवश्यक है। तो अगला कारण देखेंगे, शुद्ध लेखन में गलतियां होने वाला और एक कारण है नंबर 6, सर्वनाम का गलत प्रयोग करने से होने वाली गलतियां। नंबर 6, सर्वनाम का गलत प्रयोग करने से होने वाली गलतियां। तो सर्वनाम का भी गलत प्रयोग है। तो छात्र सर्वनाम का गलत प्रयोग होते हैं। तो सर्वनाम किसे कहा जाता है, ये भी हमें मालूम होना आवश्यक है। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, सर्वनाम किसे कहा जाता है? संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तू, तुम, हम, आप, यह, वह, वह, ये क्या है? सर्वनाम। तो छात्र सर्वनाम का गलत प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? मैं, हम, तू, तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो छात्रों पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? मैं, हम, तू, तुम, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद फिर से उसी व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो अपना, अपने का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर हम अपने का प्रयोग नहीं करते तो हमारी वाक्य रचना अशुद्ध बनती है।
ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में जो नियम है वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से? मैं, हम, तू, तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अगर कोई दूसरा शब्द आ जाता है तो उसकी जगह अपना अपने का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपना अपने का प्रयोग नहीं करते तो हमारी वाक्य रचना कैसी होती है? अशुद्ध बनती है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, देखिए, मैं मेरा काम करता हूं। तो छात्रों, इस उदाहरण में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम मैं ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में वाक्य में दूसरा शब्द कौन सा आ गया? मेरा। तो मैंने नियम में बताया, मैं, हम, तू, तुम, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में और कोई दूसरा शब्द आता है, यानी ये मेरा, ये दूसरा शब्द आता है, उसकी जगह कौन से शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है? अपना अपने का प्रयोग करना आवश्यक है। तो यहां पर मैं मेरा काम करता हूं, यह अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध है? तो ये मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं इस पुरुषवाचक के बाद उसके बारे में अगर कोई दूसरा शब्द हो तो वहां पर अपना अपने का प्रयोग करना आवश्यक है। तो यहां पर उत्तर कैसे बनता है? मैं अपना काम करता हूं। मैं अपना काम करता हूं। तो यहां पर मेरा उसकी जगह अपना, ये सर्वनाम, इसका हमें प्रयोग करना आवश्यक है। मैं अपना काम करता हूं, यह सही वाक्य है, यह शुद्ध वाक्य है। मैं मेरा काम करता हूं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसकी ओर भी छात्रों का ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण, तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम तुम्हारे घर जाओ। तो छात्रों, इस उदाहरण में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तुम। तो तुम एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में इस वाक्य में कौन सा शब्द आ गया? तुम्हारे। तुम्हारे शब्द आ गया। तो तुम्हारे इसकी जगह कौन सा शब्द होना आवश्यक है? अपना और अपने में से, दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। तो यहां पर तुम अपने घर जाओ। तुम अपने घर, यह सही उत्तर है। पर तुम तुम्हारे घर जाओ, यह अशुद्ध वाक्य। तो उसे शुद्ध करते समय अपने, तुम अपने घर जाओ। मैंने नियम नहीं बताया था। पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, हम, मैं, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अगर वाक्य में दूसरा शब्द आता है तो अपना अपने का प्रयोग करना आवश्यक। और एक उदाहरण देखेंगे, हम हमारे देश की रक्षा करेंगे। उदाहरण, हम हमारे देश की रक्षा करेंगे। हम हमारे देश की रक्षा करेंगे, ये उदाहरण है। तो इस उदाहरण में सर्वनाम शब्द हम, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में वाक्य में दूसरा शब्द कौन सा है? हमारे। तो नेम में मैंने क्या बताया था? उसकी जगह अपना और अपने का प्रयोग करना आवश्यक है। तो उत्तर क्या बनता है? हम अपने देश की रक्षा करेंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार छात्रों, सर्वनाम का वाक्य रचना में सही प्रयोग करना आवश्यक है। अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तो हमारी वाक्य रचना कैसी बनेगी?
अशुद्ध बनेगी। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते समय हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो सातवां कारण है विशेषण का गलत प्रयोग। तो विशेषण का गलत प्रयोग विशेषण का गलत प्रयोग करने से होने वाली गलतियां। तो छात्रों, जैसे सर्वनाम का गलत प्रयोग किया जाता है उससे वाक्य रचना अशुद्ध बनती है, वैसे ही विशेषण का भी गलत प्रयोग करने से वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तो विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। काला, सफेद, अच्छा, बुरा, ये क्या है? विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो छात्र विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग नहीं करते। विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग न होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। तो छात्रों को विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है और हम संज्ञा का विशेषण के साथ सही ढंग से प्रयोग नहीं करते तो हमारी वाक्य रचना अशुद्ध बनती है। इतना ही नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अलग ही अर्थ निकाला जाता है। तो इसकी ओर भी हमारा ध्यान होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। तो छात्रों, उदाहरण और एक बात करें, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। तो इस उदाहरण में विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग नहीं है। तो इस उदाहरण में विशेषण शब्द कौन सा है? शुद्ध। शुद्ध क्या है? विशेषण। संज्ञा शब्द कौन सा है? गाय, दूध, ये क्या है? संज्ञा है। तो विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग नहीं है तो इस वाक्य का अर्थ अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय शुद्ध और अशुद्ध होते हैं क्या? तो उत्तर लिखते समय में विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। तो उत्तर क्या होता है? हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। तो इस उदाहरण में ये गाय, ये संज्ञा है, शुद्ध है विशेषण। तो दूसरे उदाहरण में मैंने विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग किया है, तब हमें अर्थ की पूर्तता हो रही है। पहले वाक्य में अर्थ की पूर्तता होती है क्या? नहीं होती, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। यानी गाय ही शुद्ध और अशुद्ध बोल रही है, गाय शुद्ध और अशुद्ध होती है क्या? नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। दूध शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। दूसरा उदाहरण, वे असली भारत के सपूत थे। दूसरा उदाहरण, वे असली भारत के सपूत थे। तो छात्रों, इस उदाहरण में संज्ञा शब्द भारत, सपूत, ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण असली। तो दूसरे उदाहरण में विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग नहीं है, तो हमें विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग करना है। तो वाक्य कैसे बनेगा? वे भारत के असली सपूत थे। वे भारत के असली सपूत थे। इस प्रकार
तो यहां पर यह अर्थ की पूर्णता हो रही है। पहला उदाहरण में असली भारत के सबूत थे। भारत दो है क्या? असली और नकली नहीं है। अर्थ का अनर्थ हो रहा है और वाक्य रचना कैसी हो रही है? अशुद्ध बन रही है। इसकी ओर भी हमारा ध्यान होना आवश्यक है। तीसरा उदाहरण देखेंगे। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। तो इस उदाहरण में भी विशेषण का संज्ञा के साथ सही ढंग से प्रयोग नहीं है। सही ढंग से प्रयोग न होने पर अर्थ का अनर्थ हो रहा है। पक्का ईश्वर, ईश्वर के भी प्रकार हो रहे हैं। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है, अशुद्ध वाक्य, तो इसे शुद्ध करना है। शुद्ध करते समय हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। इस तरह से हमें इन वाक्यों को शुद्ध करना है। तो छात्रों, विशेषण का भी हमें सही ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। अगर हम विशेषण का सही ढंग से, संज्ञा के साथ सही ढंग से अगर प्रयोग नहीं करते तो हमारी वाक्य रचना कैसी बनेगी? अशुद्ध बनेगी। तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। कल हम वचन के प्रयोग में होने वाली गलतियां, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है।